प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता आज 4 मई का वीडियो जारी कर रहा हूं। आज हम आलोक धनवा जी को पढ़ेंगे। आज उनका कवि परिचय पढ़ेंगे। इन्होंने पतंग शीर्षक से कविता लिखी, जो उमंग उत्साह को प्रेरित करने वाली कविता है। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र संग्रह है। प्रमुख सम्मान: राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। सबका अपना एक अस्तित्व होता है और जीवन और मृत्यु के इस संसार में सबको एक दिन मिटना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हमें करने चाहिए ताकि इतिहास में हम अपना नाम दर्ज करा सकें। 7वें-8वें दशक के कवि आलोक धनवा। 7वें-8वें दशक से तात्पर्य 1970 से 7वें-8वें दशक से तात्पर्य सन 1970 से 1980। उस समय आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कविता और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, अर्थात थोड़ा ही लिखा लेकिन काफ़ी प्रभावपूर्ण इनकी लेखनी रही है, काफ़ी प्रभावित करने वाली लेखनी इनकी रही है। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। रंगमंच अर्थात नाटक, पूर्व के समय में जब इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था और 3G और 4G की इतनी सहभागिता समाज में नहीं थी, तो उस समय लोगों के मनोरंजन के लिए रंगमंच अर्थात नाटक का ही एक अहम योगदान रहता था। आइए अब इसके पृष्ठभूमि पर चर्चा की जाए। पतंग एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को यहाँ पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब बचपन में या बचपन की जो इच्छाएं होती हैं वो बड़े ही अद्वितीय होती हैं, अनोखी होती हैं। उनकी कल्पनाएं कहाँ तक पहुँचती हैं इसका विचार बड़े कदापि नहीं लगा सकते, वो बच्चे ही लगा पाते हैं। बाल क्रियाकलापों का एवं
बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। बिंब का अर्थ वो चित्र, दृश्य, घटना जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में दिखाने की एक काबिलियत कवियों में होती है और वही बिंब के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसे प्रतिबिंब हम दर्पण में अपने को ही देखते हैं, वैसे ही यहाँ लेखनी के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से कवि उन चित्रों को, स्थितियों को उसी रूप में हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जैसे जीवन में सादापन न हो, रंग बिरंगा से तात्पर्य यहाँ जो रंग प्रतीक है प्रसन्नता का, खुशहाली का, तो वो जीवन में हो और उत्साह रूपी रंग हो, उसमें नीरसता न हो, कोई उदासी न हो। तो पतंग के माध्यम से और पतंग के द्वारा बच्चों के माध्यम से जीवन में जो उत्साह और उमंग भरने की बात हो रही है। ठीक, आसमान में उड़ती हुई पतंग, ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। ऊंची उड़ती हुई जो पतंगे होती हैं वो बच्चों के मन की जो कल्पनाएं हैं, जो असीमित हैं, उस तक पहुंचने की एक बात हो रही है। उसके पार तक भी बच्चे पहुंचना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी इनके साथ हैं? यहाँ कभी इन पंक्तियों के माध्यम से, यहाँ जो पंक्तियाँ में बताई जा रही हैं, ये एक तरह से कविता का सारांश ही है। कविता में जो कुछ है उसको यहाँ छोटे और कम शब्दों में प्रस्तुत किया गया है कि धीरे धीरे एक नई दुनिया में ले जाते हैं। शरद ऋतु, शरद को ही हम ठंडा कहते हैं, जब ठंडी हवाएं चलती हैं। शीत ऋतु इसी को हम कहते हैं। जब ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है और भादों में चारों ओर घनघोर अंधेरे वाले बादल छाए रहते हैं, तो उस अंधेरे से वापस शरद में जो उजाला का एक प्रकाश होता है, साथ ही साथ चारों तरफ जो सुखद हरियाली होती है, रंग बिरंगे पुष्प होते हैं और वातावरण का एक मनोरम दृश्य होता है, क्योंकि बारिश जब वर्षा होती है तो चारों तरफ जो धूल मिट्टी होती है वो सब धुल जाती है और प्रकृति में जितना सुखद स्थितियाँ होती हैं वो सब हमको वर्षा ऋतु के बाद दिखाई देती हैं। मौसम भी काफ़ी सुहावना होता है, हल्की हल्की अभी ठंड बढ़ती है, तो प्रकृति बड़ा ही मनोरम होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वहाँ पतंगों के माध्यम से कवि अपने अंदर ऊंचे आत्मविश्वास की उड़ानों को भरने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दे रहा है। कविता का हम अध्ययन आगे करेंगे। धन्यवाद।